हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैटजी। बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हेलो एरीन्स। हेलो एरीन में हम लोग पढ़ेंगे उसका क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। बहुत ब्रीफ में कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा जाएगा और हेलो एरीन्स के रिएक्शन पढ़ा जाएगा। तो चलिए शुरू किया जाए विथ क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले जाना जाए एरिल हैलाइड या हेलो एरीन होता क्या है। हेलो एरीन या एरिल हैलाइड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हेलोजन डायरेक्टली रिंग के साथ बॉन्डेड हो, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ या और एरोमेटिक रिंग के साथ। तो X इज डायरेक्टली अटैच टू द रिंग, ठीक है। अगर X डायरेक्टली अटैच है रिंग के साथ तो रिंग का ये कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, ठीक है। और ये हेलोजन का लोन पेयर जो है ये आपको दिखाई देगा कि ये रेजोनेंस में है रिंग के डबल बॉन्ड्स के साथ, ठीक है। और यही वजह है कि अगर आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि हेलोजन और रिंग के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है, साथ ही साथ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे पार्शियल निगेटिव है ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट ऑफ द हेलोजन। तो हेलोजन के प्लस एम इफेक्ट के वजह से, ठीक है, इस हेलोजन पे 3 टाइम्स डेल्टा पॉजिटिव है और रिंग पे ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे डेल्टा निगेटिव है। लेकिन हेलोजन प्लस एम इफेक्ट लगाने के साथ साथ माइनस आई इफेक्ट भी लगाता है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ भी करता है और इसीलिए हेलोजन पे डेल्टा डैश निगेटिव भी है। ये डेल्टा डैश निगेटिव का वजह क्या है, हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट। और हेलोजन्स के केस में उसका इंडक्टिव इफेक्ट उसके मेसोमेरिक इफेक्ट को डोमिनेट करता है। माइनस आई इज स्ट्रॉन्गर देन प्लस एम ऑफ द हेलोजन। यही वजह है कि हेलोजन नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। फिर से ये बात समझिए कि कोई भी हेलोजन जो है वो प्लस एम के वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, माइनस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है और उसका माइनस आई डोमिनेट करता है। इसका मतलब नेट वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही होगा, ठीक है। लेकिन ये जो ऑर्थो और पैरा पे निगेटिव चार्ज है इसके वजह से हेलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, ठीक है। इसकी और बात हम लोग आगे किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देखा जाए तो क्लासिफाई कर सकते हैं हम हेलो एरीन्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, ठीक है। इट कैन बी कॉल्ड एज मोनो हेलो एरीन। मोनो हेलो एरीन यानी सिर्फ एक हेलोजन है, लेट्स से ब्रोमीन या क्लोरीन लगा हुआ है। डाई हेलो एरीन यानी 2 हेलोजन है, ठीक है। ये दोनों हेलोजन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑर्थो, मेटा या पैरा पोजीशंस पे हो सकते हैं। एंड देन वी विल हैव ट्राई हेलो एरीन जिसमें 3-3 हेलोजन लगे हुए हैं, ठीक है। तो 3-3 हेलोजन लगे हैं तो ट्राई हेलो एरीन। कुछ हम लोग नॉमेनक्लेचर सीखा जाए डायरेक्टली क्वेश्चंस के थ्रू। नॉमेनक्लेचर आप क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, देखिए आपको कितना याद है। तो वी विल राइट बोथ ट्रिवियल नेम एंड आईयूपीएससी नेम। इसको देखिए, ठीक है। इसका आईयूपीएससी नेम होगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। और यही इसका ट्रिवियल नेम भी होगा। दिस विल बी ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। और यही इसका आईयूपीएससी नेम भी है। दिस विल बी आइडोबेंजीन, आइडोबेंजीन, ठीक है। यही इसका ट्रिवियल नेम और यही इसका आईयूपीएससी नेम भी है। अगला देखा जाए, इसको देखा जाए तो इसको आप समझ सकते हैं कि आप देखें ये इतना हिस्सा है टॉलुइन, ठीक है, ये इतना हिस्सा है टॉलुइन और टॉलुइन पे ये क्लोरीन लगा हुआ है। कहां लगा है, ऑर्थो पोजीशन पे। सो अगर मैं इसका ट्रिवियल नेम लिखूं तो ये होगा ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन, ठीक है। आईयूपीएससी नेम आप लिखने जाएंगे तो वहां ऑर्थो मेटा पैरा नहीं अलाउड है।
अगर आप इसको टॉलुइन के डेरिवेटिव की तरह ही देखना चाहते हैं तो टॉलुइन में हमेशा ये कार्बन 1 होता है, सो दिस विल बी कार्बन 2 एंड नेम विल बी 2-क्लोरो टॉलुइन। लेकिन जरूरी नहीं है आप इसको टॉलुइन की तरह ही देखें, आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं तो इसको बेंजीन के डेरिवेटिव की तरह देखूंगा। अगर आप इसको बेंजीन के डेरिवेटिव की तरह देखेंगे तो आपको दिखाई देगा बेंजीन रिंग पे दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक ये मिथाइल और एक ये क्लोरीन। अल्फाबेटिकली C पहले आता है, M बाद में, तो नंबरिंग होगी ये कार्बन 1 और ये कार्बन 2 एंड नेम विल बी 1-क्लोरो 2-मिथाइल बेंजीन। So name will be 1-क्लोरो 2-मिथाइल बेंजीन। ठीक है, जैसे मैंने यहां 2-क्लोरो टॉलुइन लिखा, आप पूछ सकते हैं क्या सर हम इसको क्लोरो बेंजीन का डेरिवेटिव देख सकते हैं क्या? जवाब है नहीं, आप इसको क्लोरो बेंजीन का डेरिवेटिव नहीं देख सकते। या तो आप इसको बेंजीन का डेरिवेटिव देखिए या तो टॉलुइन का देखिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखा जाए इसको, तो इसको भी हम लोग या तो बेंजीन डेरिवेटिव या तो आप इसको टॉलुइन डेरिवेटिव देख सकते हैं। ठीक है, और इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं 4-क्लोरो बेंजीन। ठीक है, सॉरी 4-क्लोरो टॉलुइन, या आप इसका नाम लिख सकते हैं 1-क्लोरो 4-मिथाइल बेंजीन। तो जब आप बेंजीन का डेरिवेटिव देखिएगा तो आप समझिएगा कि ये बेंजीन आपका रूट वर्ड है, इस पे दो सब्स्टिट्यूएंट हैं क्लोरीन और मिथाइल। अल्फाबेटिकली क्लोरीन C पहले आता है, सो 1 2 3 4 नेम विल बी 1-क्लोरो 4-मिथाइल बेंजीन। और अगर आप इसको टॉलुइन का डेरिवेटिव देखते हैं, यानी ये इतना हिस्सा आप रूट वर्ड कहते हैं, तो इस केस में तो हमेशा ही ये कार्बन 1 हो जाएगा जिससे मिथाइल लगा हुआ है। तो ये 1, ये 2, ये 3 एंड दिस विल बी 4, नेम विल बी 4-क्लोरो टॉलुइन। ठीक है, हाँ, अगर आपको ट्रिवियल नेम लिखना है तो उसमें आप लिखिए पैरा-क्लोरो टॉलुइन। ठीक है, अगला हम लोग जब दो हैलोजन हो तब उनका नाम देखा जाए कैसे लिखेंगे। तो यहां पे इसका नाम होगा ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन, ये इसका ट्रिवियल नेम है, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। ठीक है, और अगर हम लोग इसका IUPAC नेम लिखें तो ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम हो गया। इसका देखा जाए, इसका ऐसे ही नाम लिखेंगे तो दिस विल बी मेटा डाइब्रोमो बेंजीन, ये इसका ट्रिवियल नेम हो गया। IUPAC नेम विल बी 1 2 3। ठीक है, आप किसी भी तरह से नंबरिंग कर सकते हैं, इसको कार्बन 1 कह लीजिए चाहे इसको कह लीजिए, बात एक ही है। इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। ठीक है, इसका नाम, तो ये ऑर्थो था, ये मेटा था, ये पैरा था, बाकी सब सेम रखिएगा। दिस विल बी पैरा डाइब्रोमो बेंजीन, और यहां पे नाम हो जाएगा 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन। ठीक है, अगला ये वाला देखा जाए तो इसका अगर हम ट्रिवियल नेम देखें तो आपको दिखाई देगा ये जो तीनों ब्रोमीन लगे हैं ये पूरी तरह से सिमेट्रिकल है। ठीक है, और इसीलिए इसका नाम लिखा जाता है सिम। सिम बताता है कि ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो बेंजीन। और अगर आपको IUPAC नेम करना है तो किसी भी, ठीक है, ब्रोमीन वाले कार्बन से नंबरिंग शुरू कर दीजिए। ठीक है, एंड IUPAC नेम विल बी 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। ठीक है, तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। आगे चला जाए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन्स। ठीक है, डाइहेलोबेंजीन्स, तो आप इसमें देखेगा कि दो आपको हेलोजन लगाना है रिंग पे,
ये दोनों हैलोजन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे हो सकते हैं, मेटा पे हो सकते हैं या पैरा पे हो सकते हैं। अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट को लेना देना होता है मॉलिक्यूलर वेट से, वंडरवॉल फोर्स से, और दूसरा होता है उसका लेना देना डाइपोल मोमेंट से। डाइपोल मोमेंट की बात किया जाए तो क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी आपको डाइपोल मोमेंट ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। नेट हैलोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हैलोजन की तरफ रिंग पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है। अब ये दोनों का आपको वेक्टर सम निकालना है। अगर ये दोनों वेक्टर के बीच में 0 डिग्री एंगल होता तो सबसे ज्यादा आता। लेट्स से अगर इसका डाइपोल मोमेंट x है, ठीक है, इसका भी x ही होगा, ठीक है, और इन दोनों का सम, सो इट विल बी, ठीक है, ये आपको दिखेगा इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, ठीक है। तो यहां आपको cos 60 डिग्री देखना पड़ेगा। यहां पे देखिए, यहां आपको दिखाई देगा cos 120 डिग्री एंड हियर इट विल बी cos 180 डिग्री, ठीक है। यहां तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि दोनों डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, म्यू विल बी 0, ठीक है। cos 180 डिग्री -1 होता है, ठीक है। तो यहां फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला डाइपोल मोमेंट का होगा, जब आप उसका वेक्टर सम करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x² cos थीटा, और यही थीटा हम लोग यहाँ बता रहे हैं कि ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री और इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है, ऑर्थो का, और इसीलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी ऑर्थो का है। पैरा जो है उसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम है और इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम, ठीक है, पैरा का है। तो इसका म्यू 0 है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मिनिमम है, ठीक है। सो दिस इज मिनिमम। इसका म्यू जो है वो हाईएस्ट है, ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाईएस्ट है इन तीनों में। अगला बात किया जाए मेल्टिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट को लेना देना है पैकिंग एफिशिएंसी से या सिमेट्री से, और आपको दिखाई देगा कि ये पूरी तरह सिमेट्रिकल है। यहाँ पे मेटा वाले में आपको दिखाई देगा कि सबसे कम सिमेट्री है, और यही वजह है कि मेटा वाले का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है और पैरा का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये हाईएस्ट है। तो पैरा का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है और इसका पैकिंग एफिशिएंसी बेटर आएगा, ठीक है। तो आप ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि पैरा डाई हेलोबेंजीन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है। आगे चला जाए और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। किन मेथड से हम लोग हेलो एरीन बना सकते हैं। पहला है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसी को हम लोग लिखते हैं SEAR। S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, E इलेक्ट्रोफिलिक एंड AR मतलब एरोमेटिक। तो इसी को उल्टा पढ़िए, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और बेसिकली हमको एक हैलोजन लगाना है और इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हैलोजिनेशन। रिएजेंट का क्या इस्तेमाल करेंगे, सो इट विल बी X2 इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट। कौन सा X2 इस्तेमाल किया जा सकता है, लेट्स से Cl2 Br2। I2 के साथ रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो होता है और F2 के साथ बहुत तेज होता है, तो ये दोनों को डिस्कार्ड कर दिया जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेट्स से क्लोरीनेशन कर रहे हैं बेंजीन का इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट Fe एंड द प्रोडक्ट विल बी क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अगर रिंग पे, बेंजीन रिंग पे पहले से ही कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट रिंग पे मौजूद है ये डिसाइड करेगा आपका जो क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन आप कर रहे हैं उसका रीजियो सेलेक्टिविटी क्या होगा और रिएक्टिविटी क्या होगा, काइनेटिक्स क्या होगा, ठीक है। अगर ये जो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो, तो उस केस में ये Cl+ इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पैरा पे भेजेगा।
अगर ये मेटा डायरेक्टिंग हुआ तो ये मेटा पोजीशन पे भेजेगा अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो। अगली बात हम लोग करेंगे कि रिएक्शन बेंजीन के कंपैरिजन में स्लो होगा या फास्ट होगा, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि आपका सब्स्टिट्यूएंट एक्टिवेटर है या डीएक्टिवेटर है। ठीक है, कभी कभी आपको कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलता है, ठीक है, जहां जो गिवन ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर तो होगा लेकिन डीएक्टिवेटर भी होगा। ठीक है, जनरली जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा और एक्टिवेटर होगा। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो मेटा डायरेक्टर होगा और डीएक्टिवेटर होगा। ये बात जनरली है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं जैसे हेलोजेंस। ठीक है, आगे चला जाए। एक क्वेश्चन के थ्रू ये कॉन्सेप्ट समझा जाए। ठीक है, अगर मैं टोलुइन का रिएक्शन कराता हूं Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट, लेट्स से Fe या FeCl3 या AlCl3, जो आपको अच्छा लगे डार्क में। ठीक है, तो उस केस में आपको दिखाई देगा कि रिएक्शन होगा SEAR। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और आपको दिखेगा कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल Cl+ अटैक्स रिंग, तो ये बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। और ये जो CH3 है, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट कैसा है, ये एक्टिवेटर है। ठीक है, इट हैज +H इफेक्ट। ठीक है, और साथ ही साथ ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। ठीक है, आपको दिखाई देगा डेल्टा निगेटिव आपको मिलेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल Cl+ ऑर्थो या पैरा पे अटैक करेगा। अगेन पैरा पे अटैक से जो बनेगा वो मेजर होगा। सो 4-chlorotoluene इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, माइनर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, माइनर प्रोडक्ट होगा जब आप ऑर्थो अटैक करा दें। ठीक है, तो दिस विल बी माइनर। लेकिन अगर यही रिएक्शन मैं करा दूं Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, सनलाइट लीजिए, हाई टेम्परेचर लीजिए या N-क्लोरोससिनिमाइड ले लीजिए। ठीक है, याद है आपको NBS, NCS, N-ब्रोमोससिनिमाइड, N-क्लोरोससिनिमाइड, ये सारे लोग काम आते थे एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे हेलोजिनेशन के। ठीक है, तो यहां ये पोजीशन बेंजाइलिक है। ये रिएक्शन जो है ये होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, थ्रू फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फ्री रेडिकल। ठीक है, तो यहां बेंजाइलिक फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के थ्रू रिएक्शन होगा एंड यू विल गेट CH2Cl एज द मेजर प्रोडक्ट। यहां पे देखिए आप मोर स्टेबल फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के थ्रू रिएक्शन करा रहे हैं। ये रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जबकि लुईस एसिड के प्रेजेंस में इट वाज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन द रिंग। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, कंडीशंस को देख लीजिएगा और डिसाइड करिएगा कि आपको कौन सा रिएक्शन कराना है। आगे चला जाए, अगला हम लोग मेथड पढ़ा जाए। ठीक है, ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन एंड दिस इज सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग अमीन्स चैप्टर पढ़ा जाएगा, वहां एनिलीन पढ़ा जाएगा और उसके रिएक्शन देखा जाएगा। तो अभी बस हम लोग हल्का सा देख दिया जाए। ठीक है, तो अगर आप एनिलीन को रिएक्ट कराएं HNO2 के साथ, या आप HNO2 बना सकते हैं इन situ बाय यूजिंग NaNO2 + HCl फ्रॉम 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, तो उस केस में आपको मिलेगा बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। ये बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट को अगर आपने Cu2H2 सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराया, यहां X हो सकता है क्लोरीन या ब्रोमीन, तो ये X यहां लग जाएगा। ठीक है, बेसिकली N2 जो है वो एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप है, एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप N2, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये N2 बाहर निकल जाता है। ठीक है, और X जाके यहां लग जाएगा रिंग पे। ये प्रोसीड होता है थ्रू PH+। ठीक है, तो PH+ कार्बोकेटायन यहां बनता है और उसके थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड होता है।
ये बात हो गई जब मुझे क्लोरीन या ब्रोमीन लगाना है। अगर मुझे यहाँ पे फ्लोरीन लगाना है, इन दैट केस इट इज अनदर नेम्ड रिएक्शन बाल-साइमन रिएक्शन। बाल-साइमन रिएक्शन में क्या करते हैं हम, ठीक है, एनिलीन को फिर से HNO2 के साथ रिएक्ट करते हैं, डाइएजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, लेकिन यहाँ साथ साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं BF4, ठीक है। तो ये डाइएजोनियम सॉल्ट बन गया और ये डाइएजोनियम सॉल्ट को हम लोग डिकम्पोज कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट, ठीक है। तो इसको जब हम लोग लाइट या हीट के प्रेजेंस में रिएक्ट करने देंगे तो इट विल फॉर्म फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। बाल-साइमन रिएक्शन, ये नाम याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगर मुझे बनाना है आइडोबेंजीन, ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना यहाँ, जो आपको पिछले स्टेप में एनिलीन को रिएक्ट करा के जो आपको बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट मिला था उसको सिंपली KI के साथ शेक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ नो कैटलिस्ट, ठीक है, Cu2I2, ठीक है, इज रिक्वायर्ड। तो जैसे आपको सेंडमियर रिएक्शन में Cu2Cl2 या Cu2Br2 रिक्वायर्ड था, यहां ऐसा किसी कैटलिस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिंपली KI के साथ बेंजीन डाइएजोनियम को शेक कर दीजिए, यू विल गेट आइडोबेंजीन। और इस रिएक्शन का कोई नाम नहीं है, तो कम से कम एक नाम आपको कम याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चला जाए। नेक्स्ट वी विल स्टडी रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स, ठीक है। रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, और हेलोएरीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 नहीं होता है। यहाँ नया तरह का रिएक्शन का मैकेनिज्म हमको सीखना है। दिस इज SN2AR, इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, ये हो सकता है बेंजाइन मैकेनिज्म के भी थ्रू, और बेंजाइन मैकेनिज्म का ही दूसरा नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एडिशन पहले एलिमिनेशन बाद में, और इस वाले में एलिमिनेशन पहले एडिशन बाद में, ठीक है। तो यहाँ पहले एडिशन, यहाँ पहले एलिमिनेशन, और इनके 2 अलग अलग नाम है, SN2AR और बेंजाइन मैकेनिज्म, ठीक है। अगला आपको ऐसा दिख सकता है कि ये बेंजीन रिंग का रिएक्शन हो, इनफैक्ट उस पे अगर आपने कोई हेलोजन लगा दिया है तो डीएक्टिवेटेड बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो डीएक्टिवेटेड बेंजीन रिंग की तरह आप सोच सकते हो, ठीक है, किसी भी आप हेलोएरीन को। और बेंजीन रिंग का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन रिंग का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, इसलिए आपको हेलोएरीन में भी SCAR रिएक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। सेम नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिटलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फिटलक्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, ये सारा कुछ। और अंतिम हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है। तो रिएक्शन विथ मेटल्स जो हैं यही पार्ट सी है, इसी से शुरू कर लिया जाए, ठीक है। तो रिएक्शन विथ मेटल्स आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फिटिग रिएक्शन और वुड्स फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन क्या करता है, 2 हेलोएरीन्स को कपल कर देगा, ठीक है। वुड्स जैसे 2 एल्किल हैलाइड को कपल करता था, फिटिग रिएक्शन जो है वो 2 एरिल हैलाइड को कपल कर देगा। और अगर आपको क्रॉस कपलिंग चाहिए एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड के बीच में, तो आप इस्तेमाल करेंगे वुड्स फिटिग रिएक्शन। इसको आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये 2 NaX आपने बाहर निकाल लिया यहां से, ठीक है, -2 NaX, और आपको दिखाई देगा ये PH और ये R आपस में कपल कर गए। तो बेसिकली एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड के साथ कपल कर जाएगा वुड्स फिटिग रिएक्शन में। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिएक्शंस विथ मेटल। आप उल्मन रिएक्शन भी यहां सोच सकते हैं, ठीक है, वैसे हम लोग एक बार पहले पढ़ ही चुके हैं। आगे चला जाए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ा जाए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेसिकली SEAR, जो कि आप समझेंगे कि आपका हेलोएरीन एक डीएक्टिवेटेड बेंजीन रिंग है, ठीक है, और आपका जो हेलोजन है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो आपको यहाँ क्या जानना है कि आपका जो हेलोजन मौजूद है रिंग पे, ठीक है, ये
ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है और यही इसका रीजियो सेलेक्टिविटी हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें रिएक्टिविटी की तो हैलोजन का -I उसके +M से ठीक है ज्यादा तगड़ा है, डोमिनेट करता है -I। इसी वजह से आपका हैलोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप काउंट होगा और इसका रिएक्टिविटी विल बी स्लोअर देन बेंजीन। ठीक है, तो ये फास्टर काट दिया जाए, स्लोअर सही है। ठीक है, और हैलोजन जो है वो एक डीएक्टिवेटर है। ठीक है, तो आपको दिखाई देगा एक नॉर्मल बेंजीन रिंग के मुकाबले हेलोएरीन जो है उसका रिएक्टिविटी स्लो है, लेकिन आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आएगा। तो सबसे पहले हम लोग हेलोजिनेशन ही पढ़ लिया जाए। हेलोजिनेशन में हम लोग रिएजेंट यूज करेंगे Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट, लेट्स से FeCl3। यहाँ आपको इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल इज Cl+ और ये Cl+ इस रिंग पे अटैक करेगा। ठीक है, रिएक्शन बेंजीन के मुकाबले स्लो होगा, लेकिन ये Cl+ कहाँ जाएगा, ऑर्थो पे या पैरा पे। ठीक है, और आपको दिखाई देगा कि पैरा डेरिवेटिव विल बी मेजर, तो दोनों क्लोरीन एक दूसरे के पैरा पे लग जाएंगे, दिस विल बी मेजर। ठीक है, और अगर आप ऑर्थो बनाते हैं तो इट विल बी माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो दोनों क्लोरीन एक दूसरे के ऑर्थो पे हो सकते हैं, ये माइनर है, एक दूसरे के पैरा पे होंगे, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखा जाए अब बाकी सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग जल्दी से एक साथ पढ़ लिया जाए। नाइट्रेशन अगर आप करेंगे तो इस केस में आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा NO2+। सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल विल बी SO3 और HSO3+। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन कंडीशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन अगर आप CH3Cl विथ AlCl3 यूज करते हैं तो आपका इलेक्ट्रोफाइल होने जा रहा है CH3+। और अगर आप फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं, CH3COCl का इस्तेमाल करते हैं, इन दैट केस योर इलेक्ट्रोफाइल विल बी CH3CO+। ये एसाइलियम आयन, तो एसाइलियम आयन यहाँ आपका इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ CH3+ है। एक्चुअली CH3+ तो कभी बनेगा नहीं। ठीक है, इसका ये पूरा जो है लुईस एसिड के साथ जो कॉम्प्लेक्स होगा वो एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल होगा, लेकिन क्वेश्चन लगाने के लिए CH3+ सोचना ज्यादा आसान है। ठीक है, इस केस में SO3 या HSO3+ डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन कंडीशन, और यहाँ पे NO2+। अब देखा जाए ये जो क्लोरीन है ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, ऑर्थो या पैरा पे, और पैरा वाला मेजर होगा। ठीक है, तो पैरा वाला अगर मेजर होगा तो इस केस में आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये क्लोरीन और ये नाइट्रो उसके पैरा पे लगा दीजिए। इस केस में आपको दिखाई देगा कि ये क्लोरीन और SO3H आप उसके पैरा पे लगा दीजिए, यहाँ CH3 आप पैरा पे लगा दीजिए, और इस केस में ठीक है आप COCH3 को इसके पैरा पे लगा दीजिए। ध्यान दीजिएगा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो मोनो हेलो बेंजीन से कम रिएक्टिव कोई भी सबस्ट्रेट नहीं देता है। ठीक है, तो यही लिमिट है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन जो कि आपको फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन देगा, अगर इससे ज्यादा डीएक्टिवेटेड रिंग होगा तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखा जाए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होगा क्या, आपका जो हेलोएरीन है उस पे एक न्यूक्लियोफाइल Nu- अटैक करेगा इस कार्बन पे। ठीक है, और ये जो हेलोजन है ये लीविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा, तो लीविंग ग्रुप विल बी X-। ठीक है, अब हम लोग समझा जाए कि why aryl halides are extremely less reactive towards nucleophilic substitution reaction। क्यों एरिल हैलाइड जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, तो इसका आपको वजह दिखाई देगा अगर आप एरिल हैलाइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो अगर आप इस एरिल हैलाइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो आपको दिखाई देगा ये लोन पेयर जो है वो रिंग पे डीलोकलाइज्ड है, हेलोजन और रिंग के कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो एक वजह तो ये होगा कि ये जो हेलोजन है ये यहाँ बाहर निकलने को तैयार नहीं है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड बना के बैठा है।
इसका अगर हम कंपैरिजन RX से करें तो RX का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ एरिल हैलाइड जो है PHX जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। तो आइए हम लोग डिटेल में समझा जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो रीजन 1 इज रेजोनेंस इफेक्ट। बेसिकली lone pair of halogen is delocalized on the ring, ठीक है, and there is partial double bond character between halogen and the ring carbon, ठीक है। तो there is partial double bond character in halogen ring carbon bond, ठीक है, ring carbon bond, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप देखिए, अगर आप RX को देखें तो यहां आपको बॉन्ड लेंथ दिखाई देगा 177 पिकोमीटर, ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग है। यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1। और जब आप यहां पे देखेंगे एरिल हैलाइड में तो क्योंकि यहां पार्शियल डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1 प्लस समथिंग, लेट्स से 1.1 लिख दूं मैं। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ गया तो क्या बॉन्ड लेंथ को कम होना चाहिए, और यही आपको दिखता है, ये 177 से कम होके 169 पिकोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है बिटवीन हेलोजन एंड द रिंग, ठीक है, और इसीलिए हेलोजन जल्दी निकलने को तैयार नहीं है, ठीक है। अगला हम लोग बात किया जाए, नेक्स्ट इज कि अगर आप RX को देखें तो यहाँ हेलोजन अटैच है sp3 कार्बन के साथ। हेलोजन को लेट से मैं फ्लोरीन अगर कह दूं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है? फ्लोरीन का 4 और इस कार्बन का 2.5, डिफरेंस इज 1.5, ठीक है। जबकि अगर आप यहां देखें तो ये sp2 कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2.74 sp2 कार्बन का, और इस हेलोजन को लेट से मैं फ्लोरीन कहता हूं तो -4 एंड दिस विल बी 1.26। इसका मतलब ये है कि अगर आप RF को देखें तो यहां इस कार्बन पे बड़ा पार्शियल पॉजिटिव है। ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम करने को तैयार है, जबकि यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो गया और इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव कम है। ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम करने को तैयार नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम नहीं करेगा तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक नहीं करेगा। तो ये दूसरा रीजन है। अगला बात किया जाए, अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सोच रहे हैं तो आप सोच सकते हैं SN1 या SN2, ठीक है। SN1 या SN2 दोनों के लिए आपको दिखाई देगा कि लीविंग ग्रुप यहाँ पुअर है क्योंकि वो पार्शियल डबल बॉन्ड बना के बैठा है। साथ ही साथ अगर आप SN1 सोचते हैं तो आपको कार्बोकैटायन सोचना पड़ेगा PH+, जो कि अनस्टेबल है, ठीक है। और अगर आप SN2 सोचते हैं तो बैक साइड अटैक कराना बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। लीविंग ग्रुप के जस्ट पीछे से अटैक करना है, और आपको पता है लीविंग ग्रुप के जस्ट पीछे ये स्ट्रक्चर तो प्लेनर है, जस्ट पीछे पूरा बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो बैक साइड अटैक नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ अगर आप ये सोचें कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन रिच है और आपका बेंजीन रिंग या एरीन रिंग भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो दो इलेक्ट्रॉन रिच चीजें एक साथ नहीं आना चाहती। So because of possible repulsion, electron-rich nucleophile is less likely to approach the electron-rich benzene ring or arene ring, ठीक है। तो ये सारी वजहें हैं कि क्यों आपको जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा हेलो एरीन में। फिर भी जो दो मैकेनिज्म की हमने बात की, ठीक है, SN2AR और बेंजाइन मैकेनिज्म, इससे रिएक्शन हो पाता है। इसके बारे में चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।